हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों, बातें तो होती ही रहेंगी, बातों का क्या है, बात करते हैं पर थोड़ी काम की करते हैं। ठीक है, देंगे आपसे बात करने का मौका आपको। पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहले पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन कह रखा है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। मतलब ये जो वाक्य दिया है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसका अर्थ क्या होगा? तो बड़ी मुश्किल से जो भिक्षा मिलती है उसका मतलब होता है दुर्भिक्ष। ठीक है। और दोस्तों, यदि हम बात करें, दुर्भिक्ष का मतलब यही होता है कि भिक्ष, दुर माने बड़ी मुश्किल और भिक्ष माने भिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है 2 में कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। वाक्य का शुद्ध रूप बताओ। मतलब ये शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये गलत लिखा है। सही रूप क्या होगा इसका, ये हमसे पूछा है। तो भैया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये बात होती है सही। तो ये किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर डी में यही कह रखा है। आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि खाट शब्द का तत्सम रूप बताओ। ये जो खाट है ना, मतलब जिसको चारपाई बोलते हैं, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो खटवा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। ये जो निष्कलंक शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो नी प्लस कलंक, ऑप्शन नंबर बी हो गया निष्कलंक। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। मतलब भागीरथी लिखा हुआ है, भागीरथी नदी का नाम है। कौन सी भागीरथी सही लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भागीरथी, ये वाला ठीक है, बाकी सब गलत है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो 6 में कहा है पों बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो पों बारह होना मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि कष्टापन सामासिक पद में समास बताओ। मतलब ये जो शब्द है ना कष्टापन, इसमें कौन सा समास है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें तत्पुरुष समास है, कष्ट से पन यानी संपन्न। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा है, इसमें ये कह रखा है कि अनु का अर्थ होता है परंतु, ये क्या दिया भैया, परंतु अणु का अर्थ कण होता है। भिन्नार्थक शब्द बताओ। ये जो अनु शब्द दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इसका होता है पीछे, कहते नहीं अनुवर्ती। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच चिन्ह लगाया जाता है। मतलब दो विपरीत शब्द होते हैं ना एक दूसरे के उल्टे, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगता है वो कौन सा होता है? तो भैया वो होता है संयोजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या कह रखा, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में कहावत शब्द का प्रचलित रूप चुनिए। मतलब जो कहावत है उसका प्राचीन रूप क्या होता है? तो भैया प्रचलित का मतलब जो प्रचलन में है, जो चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना। अरे भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वो पता लग जाता है। आगे चले दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये जो शब्द लिखे हैं इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, बालक, घोड़ा, किताब, बाल बहुवचन है। कहते हैं ना उसके बाल झड़ गए। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि मैं बात करूं तो 12 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 में यदि बात करें तो जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मत्स्य मीन सफरी मछली का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है सपरिवार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। मतलब जो शब्द के शुरू में लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। और सहपरिवार में उपसर्ग की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें जो ये स है यही उपसर्ग है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहा है कि स्वार्थ का विलोम बताओ। स्वार्थ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। मतलब जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है वो परमार्थ, और जो अपने लोभ लालच के लिए कार्य करता है वो स्वार्थ है। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है
कि जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मतलब उपमान का वर्णन हो और उसके द्वारा उपमेय का भी वर्णन हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो अन्योक्ति अलंकार होता है, यानी अन्य। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में क्या कहा है, 16 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का सही भेद बताओ। मतलब असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बुड़, मीरा की लगन लगी होनी हो सो होई। ठीक है ना, यानी असुवन की जल सींची सींची यानी आंखों के आंसुओं से जल मतलब सींच सींच का प्रेम बेली बोए और प्रेम की माला बुंदी है। मीरा की लगन लगी मतलब मीरा की ऐसी लगन लग गई है। होई होनी हो सो होई मतलब जो होगा अब वो होकर ही रहेगा। तो हमसे पूछा है इसमें कि कौन सा रस है, तो भैया भक्ति रस है मीराबाई की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कहा है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं, तो भैया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन नंबर बी गुण और दोष आदि। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रखा है, 18 में कहा है खिड़की का पर्यायवाची है, तो खिड़की के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो गवाक्ष ये खिड़की का पर्यायवाची है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द बताओ, यानी आधा को विद्या व्योम, इसमें हमें तद्भव शब्द बताना है मतलब हिंदी का शब्द बताना है, तो आधा जो है तद्भव शब्द है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में हमसे क्या कह रखा है, 20 में कहा है कि कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनामों की संख्या बताइए। कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो इसमें 3 सर्वनाम है। क्या हो गया, कोई, आप और कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, 3 ही सर्वनाम है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब जिसके साथ कर्म हो, यानी जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। मतलब कर्म के साथ कौन सी क्रिया का सही मेल बैठता है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो पढ़ना, क्यों, किताब पढ़ेगा अखबार पढ़ेगा तो ये सकर्मक हो गई नहीं हो गई। आगे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है ये दिया है ये ऊद है ई सेठ है ई रे है युधिष्ठिर है ना, तो इससे कौन सा सही शब्द बनेगा का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण का होगा। ये तो हमें पता चल गया युधिष्ठिर बनेगा, लेकिन युधिष्ठिर है कौन सा सही, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला युधिष्ठिर सही है लिखा हुआ। गेहूं शब्द का पर्यायवाची पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो भैया गेहूं शब्द के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो गेहूं का होता है पर्यायवाची ये वाला गृह। ठीक है ना, वो घर वाला गृह दूसरा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो 24 में क्या कहा है, हमसे पूछा है सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम क्या है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, ये भी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भैया यदि हम बात करें तो सर्वनाम विकारी शब्द है जिससे विकार उत्पन्न होता है, मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में हमसे कहा है आप भला तो जग भला। ठीक है ना, आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम। देखिए भैया कितनी अच्छी बात है, आप भला तो जग भला मतलब अपना भला तो सबका भला है, और मैं ये कहता हूँ कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला ही होगा। और भैया मेरा भला भी कर दो, क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो भैया इसमें यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 में तो इसमें निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम यानी आप, यानी अपने आप, स्वयं के लिए, निजी के लिए। तो भैया देखो 10 मिनट अभी हुए नहीं है, 9 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, मतलब किस सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे ये कहा है, तो ओह यू आर हेयर, ओह क्या तुम भी यहाँ हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, मतलब द पेशेंट डाइड फीवर, यानी जो पेशेंट था वो फीवर के कारण मर गया।
27 की यदि मैं बात करूं तो डाइट के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो होता ऑफ, डाइड ऑफ होता मरना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ये कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही लिखी है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो भैया लिकोर ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी सब की गलत है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कहा है क्या, कि एंटोनियम ऑफ बॉटम, ये जो बॉटम शब्द दिया है इसका हमें विलोम बताना है। ये एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। अब बॉटम की यदि हम बात करें तो बॉटम का अर्थ क्या होता है, नीचे या तल या तली, और भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर यानी शीर्ष, तो क्या हो जाएगा टॉप। बॉटम का विलोम एंटोनियम क्या हो जाएगा, टॉप। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें तो 30 में क्या कह रखा है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब ये जो प्लीज्ड शब्द दिया है प्लीज्ड, इसका हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। और यदि हम बात करें प्लीज्ड की तो इसका अर्थ तो आपको मालूम ही होगा, इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, संतुष्ट करना या खुश करना। और भैया असंतुष्ट करना या निराश करना, तो इसका मतलब क्या होगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेफेल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, यानी 31 की। तो 31 में क्या कहा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, मतलब करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करके हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 की यदि हम बात करें तो क्या कह रखा है इसने, कि दोज कैप्स आर अवर्स, दो कैप हमारे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में कह रखा है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा, ये हमें बताना है 32 में। तो देखिए भैया क्या करेंगे, मोर देन इज नीडेड और वांटेड, मतलब जो और अधिक चाहत रखता हो या उसे और अधिक की जरूरत हो, ठीक है ना, यानी आवश्यकता से अधिक। कुल मिलाकर कहूँ तो इसका मतलब हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। और आवश्यकता से अधिक की यदि मैं बात करूँ तो इसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, तो वो होगा डी, यानी सुपरफ्लुअस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो 33 में क्या कहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब किस एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग होगा। ये जो वाक्य दिया है क्या, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बुक, मतलब किताब का कितना रुपया है, कितना रेट है, कितना पैसा है। तो 33 में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। क्यों, क्योंकि व्हाट इज द प्राइस दैट बुक, यह जो किताब है इस किताब के पैसे कितने हैं, ठीक है ना, तो प्राइस के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में हमसे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो दिया है स्पाइन, इस स्पाइन का करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा, मतलब कुल मिलाकर के हमसे क्या पूछा, सिनोनियम पूछा। और सिनोनियम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची यानी समान अर्थ रखने वाला, ठीक है। स्पाइन की यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड से बना होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा वर्टिब्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा हमसे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस गिवन वर्ड, मतलब सिनोनियम पूछा, ये जो वर्ड दिया है यहाँ पर एक्कोलेड, इसका हमें अर्थ बताना है। ऐसे ही अर्थ वाला कौन सा वर्ड है यहाँ पर। तो पहले तो ये जो शब्द दिया आपका एक्कोलेड, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए कि हिंदी इसकी क्या होती है। तो जो एक्कोलेड होता है इसकी जो हिंदी होती है वो होती है मतलब विशिष्ट या सराहना करना, यानी विशिष्ट सम्मान या सराहना करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, हाँ सराहना करना ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्टेंशन, ठीक है ना, डिस्टेंशन। हाँ इसका अर्थ भी यही होता है सराहना करना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में हमसे क्या कह रखा है, 36 में हमसे कहा है कि ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य में इंटरजेक्शन, देखो इंटरजेक्शन का मतलब ये है कि जिस शब्द के बाद ये लगा हुआ होता है नाना जी, कहाँ लगा ये, तो वो ही इंटरजेक्शन होता है, यानी वाव, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रखा, 37 में हमसे कहा है कि इफ स्कूल इज टू
एजुकेशन देन बैंक इज टू, मतलब स्कूल का संबंध किससे है, एजुकेशन का, मतलब स्कूल में क्या दी जाती है, शिक्षा। तो बैंक में क्या दिया जाता, ये हम सब पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 में। अरे भैया स्कूल में शिक्षा दी जाती है, बैंक में लोन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में हमसे क्या पूछ रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो वाक्य ये जो दिया है हमें क्या, कमांडर इन चीफ, यानी कमांडर इन चीफ जो है इसका बहुवचन क्या होगा, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 38 में। तो भैया इसका जो बहुवचन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कमांडरेट्स इन चीफ, यानी यहाँ पर एस लग जाएगा, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में हमसे क्या कह रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, दीपक हैज ए बाइक, यानी दीपक के पास एक बाइक है। तो दीपक एक वचन है, हैज का प्रयोग हुआ, नहीं का प्रयोग, नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हैज नोट ही आ जाएगा यहाँ पर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैज नोट ही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें हमसे कह रखा है जम्बलेड वर्ड, यानी कुल मिलाकर के कि ये जो वर्ड दिए हैं, स्पेलिंग दिए हैं DORW, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई अर्थ भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो देखो इससे बनेगा WORD वर्ड, यानी WORD वर्ड, और वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में क्या कह रखा है, 41 में हमसे कहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द नाउन दैट फिट द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन से नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम बात करें तो all the customers had doubts about the gross honestly, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ऑनेस्टली का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा। 42 में हमसे क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। इसमें कह दिया है रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है ये वाक्य किस टेंस का है, किस काल का, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो देखिए भैया जरा ध्यान दीजिए इधर, तो कह रहे हैं ही इज ऑलवेज स्प्रिंग हिज फ्रेंड, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्यों, क्योंकि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट में होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो 43 में कहा है चूज द करेक्ट वर्ब, यानी यहाँ पर कौन सी करेक्ट वर्ब आएगी ये हमें बताना है 43 में। तो देखिए ही टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह को चाय पीता है, सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, इन्हें ड्रिंक माने पीना, तो ड्रिंक में एस लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 44 में हमसे कह रखा है कि चूज द करेक्ट वर्ब, यानी नियर द इक्वेटर, ठीक है ना, नियर द इक्वेटर द सम, ठीक है, ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब ये है नियर माने पास में, क्वार्टर ऑफ द सन यानी सूर्य, और ग्रेटर क्वार्टरीज ऑफ वाटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यदि हम बात करें तो इसका ये डी ऑप्शन है, इसका हो जाएगा एप्रोप्रिएट। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो 45 में कहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी हमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। इस तरह के वाक्य मैंने बहुत करा दिए, ज्यादा व्याख्या या एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। ये कह रहा है माई फादर इज ए बुक वर्म, ही बुक टू फिल्म एंड स्पोर्ट्स, यानी मेरे जो पिताजी हैं वो बुक वर्म है, ठीक है, और वो किताबें यानी फिल्म और पोस्टर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो इसमें आ जाएगा प्रिफेयर, ठीक है, मरम्मत करने वाला। और 45 की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब यही हो जाएगा, हाँ ठीक है यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात क्या थी, बात ये थी कि क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि मैं बात करूं तो सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता है और प्रिपेयर्स में एस यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है, 46 में कहा है चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आर्टिकल होते हैं दो, एक तो होता है डेफिनिट, और डेफिनिट का मतलब होता है द, और इनडेफिनिट का मतलब होता है ए और एन। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा, देखो ऑनेस्ट दिया है, ठीक है ना, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, यानी वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो आएगा एन आएगा, क्यों, क्योंकि होनेस्ट एच साइलेंट रहता है, ओ का वॉइस यहाँ से उच्चारण हम निकलता है, तो एन का यूज होएगा। 47 में कहा चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियमेटिक एक्सपेंसिव, मतलब ईडियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो ये दिया है ए स्लैप ऑन द ब्रेस्ट, तो इसका मतलब ये हो जाता है, हिंदी की यदि मैं बात करूं तो मामूली सी सजा या तुच्छ सा दंड देना। ए स्लैप ऑन ब्रेस्ट मतलब मामूली सी सजा देना। और यदि मैं बात करूं तो सेम यही अर्थ इसका जो ईडीएम निकलेगा क्वेश्चन नंबर 47 का, वो आपका यहाँ पर दे रखा बी में, देखो पनिशमेंट दिया नहीं दिया यहाँ पर, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 48 में क्या कह रखा है कि इसमें कहा है कि चूज द यानी प्रीडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसका प्रीडिकेट बताना हमें, यानी ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, यानी हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अरे भैया इसमें जो है सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, यानी थोड़ा पलट देते हैं वाक्य को, मूल अर्थ पर हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि मैं बात करूं तो 49 में कहा द मास्कुलाइन जेंडर वाइफ, यानी ये वाइफ है ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताना, तो वाइफ का पुल्लिंग क्या हो जाता है, हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 में क्या कह रखा है भैया, इसको भी समझ लीजिए। इसमें कहा है 50 में हमसे कि नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, मैंने फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, जो वाक्य दिया है वाई देन ओ ब्रेवलिंग लव ओ लविंग हेट, तो इसमें यदि हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की तो सिंपल सा दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सिमोल। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51वां जो क्वेश्चन है वो हमारा जी के जी एस का क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 51 में हमसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में हुआ था, और इसी के तहत ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को जेल में ठूस दिया था सुबह ही। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो 52 में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार कितने प्रकार की निधियों की व्यवस्था कर सकती है। तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो केंद्रीय सरकार जो है यहाँ पर मतलब 3 प्रकार की निधियों का व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में कहा है कि कटमई ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, मतलब कटमई ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है, ये हमसे पूछा गया, तो यूएसए में है कटमई ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो 54 में कहा है एम्पीरियर किसकी इकाई है, मतलब जो एम्पियर होती है वो किसके मापने की इकाई है, तो ये भैया विद्युत प्रवाह की है, विद्युत धारा कह दो प्रवाह कह दो, बात एक ही है, इसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा है कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, मतलब जो तंबाकू होता है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में कहा है भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, तो मतलब जो इंडियन सुपर लीग होती है भारत में आयोजित होती है वो किस चीज से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इंडियन सुपर लीग की यदि मैं बात करूं तो ये भैया फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो 57 में कहा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, मतलब मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज, जिनकी राजधानी रायपुर थे, इनके गुरु कौन थे, ये हमसे पूछा है, तो भैया रामदास इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, और राजनीतिक दादा कौंडदेव थे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है, जो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। 59 में क्या कहा है भैया? इसमें कहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 2024 की ये बात है। और आज की यदि मैं बात करूं तो आज कितनी तारीख है? 11 या 12 नवंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या रखा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो 62 में कहा है, क्या कहा है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? मतलब जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे वो राजा बिंबिसार के दरबार के भी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनका नाम हमसे पूछा है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवक। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है 62 में कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मतलब जो वेनिस शहर है इसमें तमाम नहरें और तमाम सारे पुल हैं, ये किस देश में है? ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो भैया इटली में है वेनिस शहर। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में कहा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? अरे ये भी कोई पूछ रहा है क्वेश्चन है, 7 8 9 10 11 12 में पढ़ते आए हैं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, कि उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो 64 में कहा है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? मतलब अदिश राशि वो होती है जिसे ज्ञात करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे पड़ती है वो सदिश, लेकिन हमसे पूछा अदिश। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाल जो है अदिश राशि है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, ये मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा है? भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भैया जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, वो मूल संविधान था। तो यदि हम बात करें तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो 6 नंबर पर आता था संपत्ति का अधिकार, वो खत्म कर दिया है। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो इस समय 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया, 300 नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं तो इसमें किस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 66 की। तो ये बौद्ध धर्म से है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? बताओ, बच्चों वाला सवाल दे दिया, 7 होती है। बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? अरे बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है जिससे वो चमकते हैं और जलते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 की यदि मैं बात करूं तो सी, यानी आर्गन गैस होती है उसमें। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 10 मंडल है और 10 मंडल के पुरोहित है। ठीक है, हिस्ट्री क्लास देख लेना हमारी, पता चल जाएगा आपको कौन कौन से हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए महानदी की सहायक जोग है, ओंग है, तेल, तुंगभद्रा महानदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में कहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जो हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि तो है ही। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है? क्वेश्चन नंबर 72 की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12, और यदि हम बात करें तो 36वीं राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में क्या रखा है? निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल का मतलब होता है खाने योग्य फसल। तो खाद्य फसल क्या हो गई आपकी? मक्का। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 74 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1773 में। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, है ना, बंगाल, ये और
यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है, क्या कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था। मतलब भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया है, ये हमें बताना है। तो भैया आर्य समाज ने। और यदि हम बात करें तो कौन व्यक्ति थे, बताओ, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कि ये जो कहा था ना कि भारत भारतीयों के लिए है, ये किस व्यक्ति ने कहा था, किस महापुरुष ने कहा था, ये बता देना हमें आप। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आप जैसे कमेंट करेंगे तुरंत आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा हमसे, 76 में हमसे कह रखा है कि भैया यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 186 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो भैया ये मैथ है, मैं तुम्हें हल करके बताता हूँ अभी। ठीक है, हल करके बताऊंगा कैसे हल होगा, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 की यदि हम बात करें तो 248 इसका राइट आंसर होगा। अब ये कैसा होगा मैं अभी आपको हल करके दिखाता हूँ। पहले मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 77 भी बता देता हूँ तुम्हें। तो अभी 76 बताऊंगा, पहले 77 तो हल करने का है नहीं। 77 का आंसर ऐसे समझ लो। तो 77 का जो आंसर होगा वो 5LV हो जाएगा, यानी हाँ इसका आंसर ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 45 पूछ रहा है ना हमसे। चलो अब देखो 76 से मैं दोबारा शुरू करता हूँ, स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 76 देख लो पहले। ठीक है, इसमें कहा है यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 186 हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहा हूँ मैं। संख्या x मान ली, x का 3/4 मतलब 3/4 कितना दिया है, 186। 186 देखो कैसे करेंगे, x तो रोक लो इधर ही, 186 चल रहा है इधर, ये भाग में चल गया, इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, और ये गुणा में चल गया, ये भाग में आ जाए। देखो काटो, 3 से काटो, 3×6 = 18, 3×1 = 3। अब x बराबर ये 4 की गुणा 61 में हो जाएगी, 4×4 और 4×6 4×4 और 4×6 24। ठीक है ना, ओ सॉरी 3×2 = 6 होता है, यहाँ पे 2 आएगा 62, 4×2 = 8 और 4×6 = 24, यानी 248 आंसर, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या कह रखा है हमसे, 78 में कह रखा है कि किस दर से 1080 का 2 वर्ष का मिश्र धन 1188 हो जाएगा। दर हमसे पूछा, हम जानते हैं दर के लिए कोई साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा दो। दर के लिए क्या होता है, दर के लिए होता है SI यानी साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा T। ये होता है नहीं होता, चलो वो कम दिख रहा, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये होता है। अब देखो क्या है, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 1080, ये क्या है 1080, ये क्या है, ये है भैया आपका इतने रुपए का 2 वर्ष में मिश्र धन। ये मिश्र धन, इसका मिश्र धन ये है 1188, और धन कितना है 1080। तो इसमें से ब्याज निकाल लो, मतलब 1188 में से 1080 यदि मैं घटा दूंगा तो 108 रुपये का ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितने का आ जाएगा, 108 रुपये का। अब हमें क्या करना है भैया, सुन लो इधर देखो, इधर देखो, इसका SI का मान कितना दिया है, SI का मान दिया है हमें, मतलब साधारण ब्याज 108 रुपये, 108 रुपये गुणा 100। अब P का मान कितना दिया, 1080। P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है हमें 1080, और गुणा T का मान समय कितना दिया है, यह है 2 वर्ष। लो भैया काट दो, यदि हम बात करें 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, और 10×5 = 50, तो कुल मिलाकर के 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और यह है ऑप्शन नंबर आपका ए में 5 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया सबसे बड़ी भिन्न बताओ। भाई ये सवाल भी कोई करने का नहीं है, सबसे बड़ी भिन्न नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे दो, जिसका आंसर बड़ा आ जाए वही सबसे बड़ी संख्या है। 79 की यदि हम बात करें तो 7/8 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है ना, जिसका हर बड़ा वो संख्या बड़ी।
तो आपका 7/8 मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो 80 में क्या कहा है, 80 में हमसे कह रखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 और 30 है, मैदान का विकर्ण बताओ। भैया मैदान का विकर्ण पूछ रहा, मैदान के विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। मैदान के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो इधर। ये होता है जो लंबाई दी होती है ना उसका स्क्वायर, और प्लस जो चौड़ाई दी होती है उसका भी स्क्वायर। अब देखो लंबाई हमें कितनी दी है 40, चौड़ाई कितनी दी है 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो 40 के स्क्वायर की यदि मैं बात करूँ तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। जब 1600 और 900 को जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 2500। अब 2500 को मैं क्या लिख लूंगा, 2500 को लिख लूंगा 50 गुणा 50। अब दो के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाएगी 50, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 है सरल करने का, हल करने का। इसमें कुछ भी बताने योग्य नहीं है। देखो कैसा होगा, पहले दो एलसीएम ले लो, 2 एकन 2 माइनस 1, फिर ऐसे ही इसका एलसीएम ले लो, ऐसे इसका ले लो, 5 एकन 5, 5 माइनस 1, काट पीट कर दियो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि हम बात करें तो 1/20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 में क्या कहा है जरा ये भी देख लो। 82 में हमसे क्या कहा है, 82 में कह रखा है कि यदि संख्या 34 फिर खाली जगह फिर 24,9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान की जगह कौन सा अंक आएगा, मतलब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो भैया 9 से विभाजित करने की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 82 में, तो देखो इसका ना सबका जोड़ करके देख लो, सबका जोड़ करके देख लो, और जोड़ करने के बाद ये देख लो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो जोड़ करने पर 9 से विभाजित हो जाएगी। और 9 से विभाजित होने की यदि मैं बात करूं तो इन सब का जोड़ करने के बाद और जब ऑप्शन वाई भी चेक करोगे तो सी ऑप्शन यानी आंसर आ जाएगा इसका 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या क्या रखा है, 24 प्लस इतने और बटे इतने 96। तो देखो कैसे करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 83 को कुछ मत करो, सबके टुकड़े कर लो, टुकड़े करके आंसर आ जाएगा। देखो ये है 24, 24 को कैसे लिख लूंगा मैं 24 को लिख लूंगा ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कैसे लिखा, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं प्लस, इसे कैसे लिख लूंगा मैं 216 को, 216 को भी मैं ऐसे लिख लूंगा, क्या लिखा जाएगा 216 को। ठीक है, देखो 216 यहाँ जगह कम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 216 को। 216 को मैं कैसे लिख लूंगा, 216 को लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब नीचे सबके नीचे कैसे लिया, सबके नीचे चल लिया है आपका √96। अब 96 को मैं कैसे लिख लूंगा, 96 के भी मैं टुकड़े कर लूंगा, क्या टुकड़े करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 1 2 3 4 5 और एक आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 और एक आ जाएगा 3। अब देखो कैसे करेंगे हम, ऊपर से यहाँ से एक तो निकल के आएगा, इनके जोड़े में से 1 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 2√6 प्लस यहाँ से 1 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये, तो मतलब कुल मिलाकर के 6√6 हो जाएगा। और नीचे कितना बचा भैया, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 3 दूनी 6, मतलब नीचे आ जाएगा आपका 4√6। अब देखो मैं कैसे करूँगा, हम ऐसे करेंगे भैया, देखो ये हो जाएगा 2√6, 6√6 मतलब ये हो जाएगा 8√6, और नीचे कितना चल गया 4/√6। अंडर रूट से अंडर रूट काट दो, ये कितना बचा 8 बचे, 8/4 बचा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कुल मिला करके 2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या क्या रखा है, इसमें हमसे कहा है 84 में छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1 3 0 4 और 5 से बनाई जा सकती है, छोटी से छोटी। तो भैया ये हल करने का सवाल नहीं है, इसकी यदि हम बात करें तो छोटी से छोटी यानी देखो पहले रख लो 1 फिर रख लो 0 फिर रख लो 3 फिर रख लो 4 फिर रख लो 5, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया हमसे ये
कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य होने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर तुम ऑप्शन से करोगे तो भी हो जाएगा, ना तो भैया इनका सबका लैसा निकाल लो। जो 12, 15, 20 दिया है इन सबका लैसा निकाल लो। और यदि लैसे की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 900 लैसा आ जाएगा। सभी प्रैक्टिस सेटों में मैंने ये सवाल सिखाए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सवाल मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में सिखाए हैं तो आज मैंने इमीडिएटली करा दूं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कहा है, ये कह रहा है 86 में एक टेलीफोन का क्रय मूल्य 534 है। टेलीफोन को कितने रुपए में बेचा जाए कि 96 रुपए का लाभ हो जाए। अरे भैया देखियो, मूल्य कितना है, 535 है, मतलब 535 का वो बेच रहा है, मतलब 535 रुपए का उन्होंने खरीदा है। वो कह रहा है वो 96 रुपए का लाभ पर कमाना चाहता है, तो लो 96 जोड़ दो इसमें। कितना हो गया, 6, 5, 11, कहाँ से लगा, 1, 10 और 3, 13 और 1, 631 रुपए का बेच देगा वो, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 96 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रखा भैया, 87 पढ़ के देखो, 87 कोई ज्यादा भारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना हुई, वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी। यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी हो और रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अरे भैया इसमें क्या करना, दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना हो जाती है, ये बात ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी 200 मीटर है, 200 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर है, तो हमें बताना है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कह रही है 8 बजे शुरू हुई थी, वह कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है ना, ये हमें बताना। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि हम बात करें तो इसमें समय निकाल लो। जो समय होता, समय बराबर सूत्र कितना होता, दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल। समय कितना दिया है भैया, ये हमें निकालना है। दूरी कितनी दी है, 200 किलोमीटर, और चाल कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रखा है ना यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब मैं 40 से 200 को काटूंगा, भाग दूंगा, तो 5 आएगा, मतलब 5 घंटे। अब सुनो 5 घंटे, वो कितने बजे चल रही है, 8 बजे, 8 बजे चल रही है। 8 में मैं 5 घंटे जोड़ दूंगा, तो पहले 8 में मैं 4 घंटे जोड़ दूं, तो कितना हो गया, 12। अभी 1 घंटा और रह गया, तो 12 के बाद क्या बचेगा, 1 बजेगा, अर्थात वो गाड़ी दोपहर के 1 बजे पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि एक कार्टन में तेल की कुछ बोतलें रखी गई हैं, इनमें से 20 बोतलें 264 मिलीलीटर धारिता की है तथा 15 बोतलें 276 मिलीलीटर धारिता वाली है। यदि प्रत्येक बोतल में तेल से पूरी भरी हो तो कार्टन में रखी बोतलों में औसत तेल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जो 264 मिलीलीटर की धारिता वाली बोतल है वो कितनी है, 20 है, तो इन 20 का योग निकाल लो। लिखो 20 का योग, और 20 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 264। जब 264 की मैं 20 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5280। अब आगे सुनो, आगे वो कह दिया है कि 15 बोतल 276 वाली है, तो 15 का योग निकाल लो, 15 का योग, तो 15 का योग निकालो, मतलब 15 गुणा 276। अब जब 15 की मैं 276 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4140। हमसे क्या कह रखा है वो कि अगर बोतलें पूरी भरी हुई हैं, अब भैया बोतलें पूरी भरी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हो गया तुम्हारा 15 यानी 5280, और ये हो गया 4140, तो इसमें जोड़ दो इन दोनों को, 5280। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मेरा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 9420। अब वो कह रहा है इनका औसत बताओ, 9420 का औसत, यानी कुल संख्या बोतलों की निकाल लो। कुल संख्या बोतलों कितनी है, 20 बोतल ये है, 15 बोतल ये है कि नहीं, तो कुल बोतलों की संख्या कितनी हो गई,
कुल बोतलों की संख्या हो गई 35। और जब मैं 94-20 में 35 जोड़ दूंगा, इसमें 35 जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 0.5, कितना हो गया? 5, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9। ये आ गया, मतलब 94-55 आ गया। अब हमसे वो क्या कह रहा है, एक बोतल में तेल की औसत मात्रा बताओ। तो भैया एक बोतल में, ओहो, औसत पूछ लिया था भैया, तो इससे भाग देनी थी हमें, ये जोड़ना नहीं था। यानी 94-20 को हमें 35 से भाग देनी है, क्योंकि ये कह रखा हमसे औसत है। ये इतनी दोनों को जोड़कर 35 से भाग दे दो। मतलब ये जो 94-20 दे रखा, इसे जब मैं 35 से भाग दूंगा, 35 से भाग दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 269.14। यानी क्या आंसर आएगा? 269.14, ए ऑप्शन। 35 से भाग दे दो इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 89। इसमें कहा है कि 875.007 मीटर लंबी एक छड़ 12.6 सेंटीमीटर से माप के अधिक कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? इसमें कुछ नहीं करना भैया। 89 में यदि हम बात करें तो देखो इसमें क्या करना है। इसमें ये करना है कि इतनी मीटर लंबी छड़ है और इतने मीटर टुकड़े बनाने हैं। तो 89 की यदि मैं बात करूं तो ये दिया 875.07, इसको भाग दे देंगे 12.6 से, और भैया जो आवे वो आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रखा है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? सुन लो। एक फैक्ट्री है, उसमें 9 महिलाएं हैं, 9 महिलाओं में से एक कामगार है, और टोटल संख्या महिलाओं की कितनी है? 125 है। तो कामगारों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 90 में। तो भैया एक बात तो बताओ, टोटल महिलाएं कितनी दे रखी हैं? 125, 125, ये 125 है, देखो 125। कामगार कितनी है? 9। अरे इसकी गुणा कर दो, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, और 12 नंबर 108, और 108 और 4, यानी ये हो जाएगा ये आंसर है आपका 1125, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 की यदि मैं बात करूं तो 91 में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इसमें कह रखा है, ये थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ इसको 91 को। इसमें कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार को 400 वोट मतों से पराजित कर दिया। मतदान में कुल कितने मत डले? देखो भैया इसमें क्या करना है। ऐसा मान लो कि एक्स वोट डले थे, ठीक है ना? तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? मतलब एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए और दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, तो मतदान में कुल कितने मत डले? ऐसे मान लो मत कितने थे? एक्स थे। कितने डले भैया? 43%, तो गुणा 43 और बटे 100, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? ये 43x बटे 100 आ गया। अब वो कह रहे हैं जीतने वाले को कितने मिले? अरे भैया टोटल कितने थे? एक्स मान लिए, एक्स में से 43 तो हारने वाले को मिल गए, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे बताइए? अगर एक्स में से मैं घटा दूंगा इसे, तो वो जीतने वाले के तो मिलेंगे। या हम कह सकते हैं कि जीतने वाले को जो मत मिले थे 43, 43 किसके मिले? 43 मिले। बताओ हारने वाले को, तो जीतने वाले को 57 ही तो मिलेंगे। तो एक्स में से मैं हारने वाले घटा दूंगा, x/100, और बराबर इसके कितने बचेंगे? 57 x/100। देखो अब क्या करना है भैया, इन सब का एलसीएम ले लो, और जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, जरा इस बात पे भी ध्यान दे लो। अच्छा, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये हो गया तुम्हारा 57x/100 माइनस 43x/100। वो कह रहा है उसे कितने वोट मिले, ये देखो कहाँ कहा, ये कहा 420 वोट मिले, बराबर 420।
अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब इसके बट्टे में भी 100, इसके बट्टे में भी 100, तो एक ले लेंगे। कुल मिला के 57 में से 43 घटा दो। 57 में से जब 43 घटाओगे और तो कितना बचेगा? 14x। 14x बचेगा नहीं बचेगा? तो ये बचेगा तुम्हारा 7 ये और 7 वो, 14x बचा। और यदि हम बात करें इसकी, 100 जो चल रहा है नीचे, तो ये 100 जो है दूसरी तरफ जा करके गुणा कर देगा, यानी ये हो जाएगा 42 जीरो और 100 इधर पहुंच जाएगा। ये 14 का 14, 14 तिया 42, तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 3000। और यही आंसर है, 3000 कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रखा? एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, आंगन का परिमाप बताओ। आंगन का परिमाप हम जानते हैं, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब 4 तो 4 है, और भुजा कितनी दे रखी है इन्होंने? भुजा दे रखी है 169 मीटर। नहीं, भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा 169 का वर्ग निकाल लो। 169 का वर्ग कितना होता है? 13। तो यहाँ पर 13 रख दूंगा, और 13 चौका कितने होते हैं? 52। लो जी देख लो कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 93 में 764 की पूर्ववर्ती संख्या के, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, तो 64 से पहले क्या होगी? 63। ठीक है। 3 कुर्सी और 5 मेजों का मूल्य 888 रुपये है। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य 120 हो तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 94। देखो, एक मेज का मूल्य निकाल लो। ये कह दिया एक मेज का मूल्य कितना है? 120 रुपये। तो 5 मेजों का मूल्य निकालो भैया। 5 मेज, 5 मेजों के मूल्य की यदि मैं बात करूं तो 120 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, यानी 600 रुपये की हो जाएंगी 5 मेज। अब वो कह दिया 3 कुर्सी 5 मेजों का मूल्य कितना है? 3 कुर्सी 5 मेजों का मूल्य इसने दिया, 3 कुर्सी 5 मेजों का मूल्य पूछे हमसे। तो भैया 5 मेजों का मूल्य 600 हो गया, और 3 कुर्सियों का मूल्य हमें निकालना है कि नहीं है? तो मैं कैसे करूँगा? 3 कुर्सी, 3 कुर्सी मुझे निकालनी है, बराबर बराबर क्या करेंगे भैया? देखो 888 दिया है, इस 888 में से मैं मेजा घटा दूंगा, और मेजा कितने की है? 600 रुपये की। तो कितना बचेगा? ये बचेगा, यानी 3 कुर्सी, 3 कुर्सी, और 888 में से जब मैं 600 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 288। और जब मैं 3 से ऐसा काटूंगा तो कितना घटेगा? 3 नम 27 और 3 छक 18, 96 घटेगा नहीं घटेगा? और ये 96 ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की यदि हम बात करें तो 95 हम नहीं बताएंगे, आप खुद हल करोगे। 96 हम नहीं बताएंगे, आप खुद हल करोगे। 97 की यदि हम बात करें तो 97 हम आपको बता सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दो इधर। एक एरिया 300 को 3:7 के अनुपात में बांटिए। ये जो 300 है, देखो 3 और 7 मतलब 3x प्लस 7x बराबर 300। 7 3 कितना हो गया? 10x और बराबर 300। काट दो भैया, कितने बार कटेगा? 30 बार। मतलब 1x बराबर कितना हो गया? 30। 1x बराबर 30 हो गया, है ना? अब प्रथम मान निकालो। पहला मान कितना था? 3x, तो जगह 3 गुणा 30, तो कितना हो गया? पहला मान हो गया 30 या 90। अब दूसरा मान निकाल लो। दूसरा मान क्या है? 7x, तो 7 गुणा 30, 7 21 मतलब 210, इससे कट जाएगा ये, तो ये कितना हो गया? 9:21। अभी ये और कट जाएगा, अभी और कट जाएगा। यहीं छोड़ रखा है इन्होंने भैया, यहीं छोड़ रखा ऊपर ही देखो, ये ऑप्शन नंबर बी 90 और 210, 90 और 210 ये सही है, काटो मत। क्वेश्चन नंबर ये कह दिया है 7694 का प्रसारित रूप बताओ। अरे भाई 7694 भी होगा ये, पूरा पूरा लिख रखा है ना, खोल कर लिखना। क्वेश्चन नंबर 99 आप खुद कर लेना, ABC के मान रख देना, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है कि त्रिभुज के
कितनी भुजाएं तथा कितने शीर्ष होते हैं? अरे भैया इसमें क्या बताऊं, त्रिभुज में 3 भुजा 3 ही शीर्ष होते हैं। 3 भुजा और 3 ही शीर्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जो है लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।